हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये क्लास 9 सीबीएसई का टॉपिक है फिजिक्स का, दैट इज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ग्रेविटेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये आप में से सभी लोग अवेयर होंगे, थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे कि ग्रेविटेशन एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन फिज़िक्स के टर्म में अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि फेनामिना है, ऐसा फेनामिना है जिसके थ्रू टू और अदर बॉडीज एक दूसरे को, मासेस इसमें बेसिकली होते हैं, मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मासेस क्या करते हैं फ्रेंड्स? अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वहाँ पे हमारे पास अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। लेकिन ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशन में हमारे पास केवल अट्रैक्शन का ही केस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या होता है? तो इसको हम लोग समझेंगे, इसको डिटेल पढ़ेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि दो मासेस हैं, एक मास m1 है और दूसरा जो बॉडी है उसका मास m2 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी टेकन इनटू माइंड, दैट अब हमें ये ध्यान देना है कि इन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? आर है। आर जो हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं, वो सेंटर, जैसे m1 जो मास है, m1 के सेंटर से m2 जो मास है, इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक बॉडी अदर बॉडीज को या दूसरी बॉडीज को क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है। ये बेसिकली मासेस के लिए होता है। और इसका नेचर अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है, इसमें कभी भी रिपल्सन का केस नहीं होता है। इसलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अट्रैक्शन है इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, कि जो बॉडीज़ हैं उनके बीच अट्रैक्शन होगा तो इसमें कौन सा हमें फार्मूला यूज करना है। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे हम कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट क्या करता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये स्टेट करता है कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं, नेमली m1 और m2, एक बॉडी ये है जिसका मास m1 है और दूसरी बॉडी जो ये है और इसका मास क्या है? m2 है। और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। तो न्यूटन का जो लॉ है वो बताता है कि फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of these two bodies, means F is proportional to m1 into m2। देखिए, इसका मतलब क्या है? जब कभी भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, इसका मतलब ये है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, यानी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, जैसे जैसे मासेस बढ़ते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया इसमें फर्स्ट पार्ट। सेकंड कंडीशन है इसमें कि जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। इसको हम इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहते हैं और ये कई जगह यूज होगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखेंगे, मैग्नेटिज्म में भी देखेंगे, इसके अलावा और कई स्थानों पे ये यूज होता है। तो देखिए, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बताता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे बॉडीज के बीच में, जैसे ये आर है, इनके बीच अगर इन दोनों को हम और दूर करते जाएंगे, इसको और दूर करते जाएंगे, तो जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है ये क्या होगा? ये फोर्स जो है घटता जाएगा। और जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी तो फोर्स जो होगा वो घटता रहेगा। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, then we have F is equal to G m1 m2 divided by r square। देखिए, it's very simple। Whenever we remove the sign of proportionality, then we have to insert a constant। So here we have a constant that is represented by G and we call it as universal gravitational constant। Why it is called universal gravitational constant? It's very much important to know about G।
Universal gravitational constant, and the name suggests this G, universal gravitational constant, is constant throughout the universe, means सभी जगह इसका क्या है, एक जी कांस्टेंट ही रहता है। आप चाहे यहाँ मेजर करें, आपको मून पे मेजर करना है तो मून पर मेजर करें, तो जी की वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जी क्या है। देखिए, अगर हम हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें जी के टर्म में तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। नाउ यूनिट अगर हमें जी का निकालना है तो यूनिट ऑफ एफ इज नथिंग बट न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया आपका जी का जो यूनिट कहाँ से आया, बहुत ही सिंपल है, फार्मूले से आ गया। अब हम बात करते हैं जी की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। तो ये वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए, एक चीज़ इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उसमें वैल्यू दिया जाता है, बट इफ़ यू रिमेंबर इट, इट्स गुड फॉर यू। आप हम लोग बात करते हैं कि the direction of the force is in a straight line between the two bodies and attractive, ठीक है, that already we have discussed। तो यहाँ पे g का बात हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करेंगे हम g से ही, फिर हम कोरिलेट करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मूवीज से रिलेटेड है तो हम उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक फिगर के माध्यम से, जो एक फिगर बना हुआ है यहाँ पे देखें, लेट अस कंसीडर दिस इज आवर अर्थ एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ अर्थ and we have two masses placed at the surface of earth, namely m1 and m2। अब हमें let us consider mass of earth is capital M and radius of earth is capital R। Now we'll apply, now suppose one mass we consider as m1 and another mass we can consider as earth। So in this case, now force F experienced by mass m1 due to this earth, how can we represent as per Newton's law? F is equal to g m1 m2. Now m1 is m1 and m2 is our capital M, which is nothing but mass of earth divided by r. Here r distance is what? If we calculate, then distance is nothing but radius of earth. Similarly, if we calculate force on mass m2 due to earth, then it will come out to be F is equal to g capital M. Now in place of m1 it will become m2 divided by r square. If we compare these two relations, then we find only m1 and m2 is different, remaining gm by r square is same. So this gm by r square is constant. It means what? It means that if we have another body, third mass here, if we place m3, then formula will become F is equal to gm m3 divided by r square. Similarly, we can simplify, we can generalize it. So now see, g is universal constant, mass of earth is again a constant, radius of earth is also a constant. So we can replace these three constant with a single constant, and that single constant is known as what? G, small g, and that we call as acceleration due to gravity. Now we have to calculate what is the value of g on the surface of earth in general, or average value, we can say average value of, though it varies, like if you talk about poles, so at poles, because of the shape of earth, it is earth is flat there, so r will be less, at equator r will be higher, so accordingly g will vary. Now when we put the value of capital G, that is 6.67 multiplied by 10⁻⁻11,
m mass of Earth and radius of Earth, then we can calculate the small g is equal to 9.8 meter per second square. Now friends, see what we found. See, we have considered here Earth, means we have taken a planet and we have found the value of g, means acceleration due to gravity on the surface of Earth, or average value of acceleration due to gravity. Similarly, we can calculate value of g at different planets and satellites, we can say. Suppose we have to calculate value of g on the moon, then how can we calculate? See, value of capital G, that is universal gravitational constant, shall remain as it is. There we have to take mass of moon and radius of moon we have to consider, and practically it has been found that value of G at moon is G by 6, means 1/6 of the value of G which is at Earth. Okay, now moving ahead. See friends, now we'll discuss about the concept of weight. What exactly weight is? What exactly weight is? So just now we have uh, found that mass m1 is there, then the force between the earth and this mass can be represented at gm m1 divided by r square. This gm by r square can be replaced with g, then we can find F is equal to m1g. This F is equal to m1g is nothing but it is known as weight. Means we can say weight is nothing but it is the force of attraction through which Earth pulls bodies towards itself. Means this F can be represented as W is equal to m1 into g. We can also, in general term, we can write W is equal to m into g. It means if we have to calculate mass of a body, sorry, weight of a body, then simply we multiply mass of that body with acceleration due to gravity, then we can easily find the weight of the body. Now, suppose here we are calculating on the surface of Earth, it is coming as mg. At the same time, if we calculate weight of a body at the moon, then it will come mg by 6. Okay. Now question is, why g is considered as acceleration due to gravity? Very simple. If you see the laws of motion, then there is a second law, F is equal to ma. If you compare F is equal to ma and F is equal to m1g, mass multiplied by acceleration, here also mass multiplied by acceleration. Thus we can say a, this g corresponds to acceleration as it is in the case of motion in a straight line. So in case here we can term a small g as acceleration due to gravity. Thank you friends. Thanks to everyone for watching this. Please share your feedback. Thank you.